बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहे, जिंदगी उसी को नमन भी करती है, उसी के आगे सर झुकाती है। तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और नया सवेरा में अगले 1 घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों की। और अगले इस 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल। सुप्रभात आंचल। शुक्रिया कृतिका। तो जब हम बात करेंगे खबरों की, तो खबरों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कुवैत में जिस तरह से जिन 40 भारतीयों ने जान गंवाई है, आखिरकार उसकी वजह क्या रही, उस पर आपको ताज़ा अपडेट हम देने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के, अगर हम इटली दौरे की बात करें, G7 का जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद ये अहम रहने वाला है पहला विदेशी दौरा, इस पर रहेगी नजर। साथ ही साथ जल संकट की अगर हम बात करें, आखिरकार पानी माफिया को लेकर दिल्ली सरकार चुप क्यों है, ये सवाल हमारा नहीं सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को। इस पर भी जानेंगे। और मौसम के मिजाज को लेकर, क्योंकि लगातार हीट वेव की वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी लेंगे अपडेट। और बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, साथ ही साथ कारोबार जगत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ अनूठी कहानियों की। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों की तरफ। कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आज कुवैत पहुंच रहे हैं विदेश राज्य मंत्री। अब तक 40 से अधिक भारतीयों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये पहला विदेश दौरा। ओडिशा में मोहन मांझी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निभाया बड़ा वायदा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार खोलने का फैसला। कोविड काल से बंद थे दरवाजे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकियों के स्केच जारी कर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। सूचना देने वालों की गुप्त रखी जाएगी पहचान। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा गया जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से दी मात, देकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह। जश्न में डूबे क्रिकेट प्रेमी। तो नया सवेरा में जानते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और वक्त हो चला है ब्रेकिंग खबर का, जो कि कुवैत से आ रही है। तो कुवैत रवाना हुए हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन। इमारत में आग लगने से जो 42 नागरिकों की, जो खासतौर पर भारतीय थे, उनकी मौत हुई है। कुवैत रवाना हुए हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन, जिसका निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखी हुई है और इस पूरी घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री ने शोक भी जताया था। इमारत में आग लगने से 42 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिसकी वजह से जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्ति वर्धन, वो आज
कुवैत के लिए रवाना हुए हैं शवों की पहचान के लिए। ये बहुत अहम है। डीएनए परीक्षण जारी और पार्थिव जो शरीर हैं उन्हें वायुसेना के प्लेन से भारत लाया जाएगा। बड़ा अपडेट कुवैत के मामले में। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कल ही इसे लेकर समीक्षा बैठक की थी। उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। खासतौर पर जो तमाम भारतीय थे वो तमिलनाडु और केरल से बताए जा रहे हैं। तो भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें 9656550546 और कुवैत अग्निकांड पर प्रधानमंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत रवाना हुए हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन। तो बिल्कुल, अब जिसके बाद में अब देखा जाए तो जो लोग जले हैं उनके शवों की अब पहचान करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। इमारत में आग लगने से करीब 42 भारतीय जो हैं उनकी मौत हुई थी और अब पहचान की जा रही है कि आखिर डीएनए के जरिए पहचान करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, वहां की तस्वीरें। और कई वजहें जो सामने आ रहे हैं कि वो जो पूरी इमारत थी उसमें किस तरह से लोगों को रखा गया और क्या मुख्य कारण रहा, इस पर अभी विवेचना जारी है। तो इमारत में आग लगने से 42 जो भारतीय नागरिक हैं उनकी मौत हुई है। किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ख़ास तौर पर जो पार्थिव शरीर हैं जब उन्हें वायुसेना द्वारा लेकर आया जाएगा, शवों की पहचान के डीएनए परीक्षण जारी। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and the Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. तो ये विदेश राज्य मंत्री जिनको आप सुन रहे थे कीर्तिवर्धन, ये कुवैत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा। और अहम बात यहाँ पर कृतिका ये है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कुवैती समकक्ष हैं उनसे भी बात की। और सबसे दुखद बात यह है कि मृतकों में अधिकांश केरल और तमिलनाडु और उत्तर भारत के राज्यों से हैं, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। तो उन दोनों राज्यों में भी गम का माहौल है ऐसे में, क्योंकि ये आग लगने की घटना है तो अपनों की पहचान करना मुश्किल है, इसलिए डीएनए परीक्षण के लिए कहा गया है। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है और भारत सरकार ने मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री को तत्काल रवाना किया और प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर, पूरे अग्निकांड का जो घटना है उस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और नजर बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल सवाल यही है कि आखिर ये आग लगी किस वजह से, उसके पीछे कारण क्या है। और जब देखिए तमिलनाडु और दोनों राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में वहां पर वाकई गम का माहौल तो है ही, लेकिन साथ ही जब विदेश राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में अब आज शवों की पहचान की जाएगी डीएनए के जरिए। उसके बाद में शवों की पहचान के बाद शवों को वायुसेना के विमान से वापस भारत लाया जाएगा और उसके बाद में उनके परिवारों को शवों को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, और आखिरकार भवन और कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने का क्या आदेश दिया गया है या नहीं, इस पर भी अभी हम बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे। और साथ ही साथ अगर हम कुवैत की बात करें तो तेल भंडार से भरपूर ये देश बताया जाता है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जो भारतीय श्रमिक हैं वो काम करते हैं। उस लिहाज से श्रमिकों को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से वो वहाँ और किन हालातों में वो काम करते हैं, इसकी विवेचना, मंथन, समीक्षा होना बेहद ज़रूरी है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सभी संबंधित लोगों से अपडेट के लिए इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़ने का अनुरोध किया गया है। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and the Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed,
and our Air Force plane will bring the bodies back. तो इस मामलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और लगातार हम बात कर रहे हैं कुवैत में जिस तरीके से वो दर्दनाक अग्निकांड का पूरा जो दुर्घटना है वो सामने आई है, उसमें जिस तरीके से देखा जाए तो करीब 42 भारतीयों की मौत हो गई। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ रही है। मेघना, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो इस हादसे के बाद में अब किस तरीके से ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अगर देखा जाए तो कीर्तिवर्धन जो राज्य मंत्री हैं वो अब रवाना हो चुके हैं कुवैत पहुँचने के लिए। बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ और ये सुबह बुधवार को ये हादसा हुआ था, काफी सारे लोग जो उस लेबर कैंप में मौजूद थे, वहां पर कुवैत में मंदफ इलाके में, वहां पर काफी सारे लोग सो रहे थे क्योंकि सुबह का समय था। काफी लोग वहां से भाग नहीं पाए। जो वहां के आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस बात को बताया है कई कुवैती न्यूज चैनल्स को और कुवैती मीडिया को कि जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी, लेकिन काफी लोग वहां पर से भाग नहीं पाए। ऐसा माना जा रहा है कि इस जगह पर ये जो लेबर कैंप था वहां पर काफी ज्यादा ओवरक्राउडिंग थी, काफी जितने लोगों को रहना चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पर रह रहे थे। हालांकि अब जब विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है कि 40 भारतीय लोगों की डेथ हुई है इस अग्निकांड में और 50 लोग हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर उनको भर्ती किया गया है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। हालांकि जो लोग अस्पताल में हैं उनकी जो स्थिति है वो स्टेबल बताई जा रही है। अभी हम जानते हैं जो लेटेस्ट अपडेट यही आया है कि कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो जा रहे हैं कुवैत और वहां पर जाकर दो अहम एस्पेक्ट्स हैं जिस पर वो काम करने वाले हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही इसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग भी ली है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मामला है जिसमें 40 भारतीयों की मौत हुई है। 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन पर उन्हें काम करना है। अभी जाकर वहां पर जो असिस्टेंट्स है जो जिनका इलाज चल रहा है उसके असिस्टेंट्स को भी ओवरसी करना है, एम्बेसी के साथ कुवैती ऑफिशियल्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करना है। दूसरा सबसे अहम और सबसे डिफिकल्ट प्रश्न ये है कि किस तरीके से जो मृतदेह है लोगों का जो जल चुका है, जो बर्न्स में जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है, उसे किस तरीके से उन्हें लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा। रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। हेल्पलाइन नंबर हालांकि विदेश मंत्रालय ने लगातार चालू रखा है ताकि जो लोग अपने परिवारजनों के बारे में जानना चाहें, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या परिस्थिति है वहां पर, वो जान सकें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है मेघना कि कुवैत जो कि तेल भंडारण से भरपूर प्रचुर मात्रा वाला देश है, वहाँ 10 लाख के आसपास भारतीय श्रमिक जो हैं वो काम करते हैं। ऐसे में उनका रख रखाव, उसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं? और ख़ास तौर पर जिस हम इमारत की बात कर रहे हैं, ऐसा खबरों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहाँ पर जो तय संख्या होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा श्रमिकों को भरा गया। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि भवन और कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस तरह की लापरवाही के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, एक्शन लिया जा रहा है आंचल, लेकिन ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो बहुत सटीक है इस समय पर कि ओवर क्राउडिंग ऐसे लेबर कैंप्स में किस तरीके से की जा रही थी।
अब वहां की मीडिया के द्वारा ये पता चल रहा है, कई रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता चल रहा है कि क्रैकडाउन हो रहा है। एक तरीके से हर जगह चेकिंग की जा रही है कि कहाँ ऐसे रूल्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसे लेबर कैंप्स में किस परिस्थिति में इन वर्कर्स को रखा जा रहा है। आपने ठीक कहा, तकरीबन 10 लाख इंडियन एक्सपैट्रिएट्स की कम्युनिटी है कुवैत में। तकरीबन अगर हम देखें तो 20% जो पॉपुलेशन का 20% है वो भारतीय लोग हैं और कुवैत की सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी भारतीयों की है और वर्कफोर्स का 30% हिस्सा है भारतीय। तो इससे यह भी पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर हैं और जिस जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर्स का है जो वहां पर इस परिस्थिति में रह रहे थे। और अब हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्शन लिया जाएगा, जैनिटर को लिया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, वहां पर क्या परिस्थिति थी उसको जानने के लिए। जो मालिक था उस बिल्डिंग का, उस लेबर कैंप का, उससे भी पूछताछ की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अब ये देखा जा रहा है कि एक क्रैकडाउन किया जा रहा है ऐसी फैसिलिटीज पर जहां पर ऐसे लेबर्स रह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि अब तक किस तरीके से इन लोगों को अगर हम देखें तो लॉज को तोड़कर या वायलेट करके कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है कुवैत सरकार, लेकिन फिर भी इन तमाम कारणों की विवेचना और मंथन होना ज़रूरी है। और अब जब विदेश राज्य मंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद के सारे अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कुवैत में जिस तरह से अब विदेश राज्य मंत्री पहुँचने वाले हैं, उसे लेकर जो तमाम अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री आज अपने आधिकारिक दौरे पर इटली रवाना होंगे। यहाँ अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री G7 पार्टनर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय इटली दौरे पे यहां बोर्गो इग्नाजिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर यहां आ रहे हैं 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने। ये पहली बार नहीं है कि भारत इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। हालांकि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर भारत को पार्टनर देश की हैसियत से यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। 11वीं बार भारत इस सम्मेलन में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लगातार 5वीं कंसेक्यूटिव अटेंडेंस होगी। प्रधानमंत्री G7 के एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें आगे की रणनीति और दोनों देशों के बीच में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री G7 के और नेताओं से और पार्टनर कंट्रीज़ के और नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। जहां G7 का एजेंडा काफ़ी वाइड रेंजिंग है, जिसमें जो यूक्रेन रशिया के में चल रहा संघर्ष, उधर हमास और इजराइल के बीच में चल रहा संघर्ष, जल परिवर्तन, विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पर यूक्रेन रशिया के बीच जो संकट चल रहा है वो इस पूरी समिट को, इस सम्मेलन को ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यहाँ होंगे। जब वो G7 नेताओं को संबोधित करेंगे वो ज़रूर गुहार लगाएंगे कि वेस्ट और G7 रशिया के खिलाफ चल रहे उनके युद्ध को और मजबूती देने के लिए ज़्यादा पैसा और हथियार दे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अपोलिया, इटली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खुलेंगे। और उससे पहले आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी समेत तमाम मंत्रियों के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। बीते कल शपथ के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए
खोलने का अहम फैसला लिया गया और इसके साथ ही विकास परियोजनाओं के रिस्टोरेशन के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड की भी घोषणा की गई है। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन अब पहली बैठक के बाद में ही ये बड़ा फैसला लिया गया और जगन्नाथ मंदिर के जो चारों द्वार है वो आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे आज। पूरी वासियों के लिए अच्छी खबर, लेकिन ये खबर जो लगातार परेशान कर रही है दिल्ली वासियों को वो है पानी का संकट। तो सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जल संकट पर फिर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है और इससे पहले कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या टैंकर माफिया पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है। तीसरा, क्या दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कोई एक्शन लिया। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अहम बात। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वो आज की सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल कर सकती है। बड़ी खबर है ये। इन सबसे इतर सवाल यही है कि अगर हरियाणा और की ओर से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या दिल्ली सरकार का जो जल प्रबंधन है इस प्रणाली को दुरुस्त करना जरूरी है, ये देखना होगा। तो गीता कॉलोनी जैसे जो इलाका है वहाँ पानी को लेकर हाहाकार है। कुछ इसी तरह का हमने माहौल हमेशा द्वारका में देखा है। द्वारका वाले हमेशा पानी की बूंद को तरसते रहे हैं और आज अगर देखा जाए जो मौसम है 42-45 डिग्री से ऊपर कृतिका है और ऐसे में पानी की किल्लत से जो देश की राजधानी है उसे जूझना पड़ रहा है। चाणक्यपुरी ओखला में टैंकर का ही सहारा और टैंकर पर भी क्या है, टैंकर पर जो वाटर माफियाज हैं उनका कब्जा है। तो जो अहम 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं उनका जवाब दिल्ली सरकार को देना ही होगा। तो बिल्कुल, और ये बात आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में जो जल संकट है वो यूं ही बरकरार है। लोग पानी के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बाल्टियां ले लेके जो टैंकर वहां पर पहुंचते हैं वहां पर बाल्टियां लेकर लोग पहुंच रहे हैं और जिससे कि अपने परिवार को जो पानी की जरूरत है उससे पूरी किया जा सके। लेकिन समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी की ये हालत आज नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमने सुना था कि 2 विश्व युद्ध जो हो चुके हैं उसके बाद अगर तीसरा विश्व युद्ध भगवान न करे कभी हुआ तो वो पानी पर होगा। और जिस तरह के हालात यहाँ पर हम देख रहे हैं उस लिहाज से, क्योंकि दिल्ली हर साल 2-4 होती है समस्या से और जिन 3 प्रमुख बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, आखिरकार जो दिल्ली का जल प्रबंधन है या फिर वो प्रणाली है उसे दुरुस्त इस समय से पहले क्यों नहीं किया जाता, वाटर माफियाज पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती, और साथ ही अगर कोई पानी बर्बाद कर रहा है तो दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होती या फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ये कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई में देना होगा दिल्ली सरकार को, क्योंकि भाई अगर वो नहीं देंगे जवाब तो फिर आपको अब दिल्ली पुलिस के कड़े एक्शन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवाल पूछे हैं। अब ये दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है जिसे हम दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। लेकिन दिल वालों की दिल्ली तभी तो धड़केगी ना जब उस तक पानी पहुंचेगा, लेकिन पानी पहुंच नहीं रहा। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है और ऐसे में जो प्रशासन है, दिल्ली सरकार है श्रुतिका, उनकी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, लेकिन जवाबदेही में वो सिर्फ अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार पर ही तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जो आतिशी हैं, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनकी बैठक भी हुई थी एलजी के साथ में, लेकिन उस बैठक के बाद में भी बीते कल हमने देखा कि काफी ट्विटर वॉर भी दोनों के बीच में चलता हुआ नजर आया। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली की स्थिति वाकई पानी को लेकर काफी दयनीय इन दिनों बनी हुई है। चलिए, मुकुल शर्मा दिल्ली जल संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम सब खुद दिल्ली वाले हैं, ऐसे में इस समस्या से लगातार 2-4 होना पड़ रहा है।
तो क्या वजह है कि जो तमाम 3 सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसका जवाब क्या तैयार करेगी दिल्ली सरकार? क्योंकि वाटर माफिया एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है इस पूरी जल संकट की समस्या को लेकर। बिल्कुल आंचल, देखिए दिल्ली सरकार जवाब क्या तय करती है ये अब देखने लायक होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की, फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, तब आनन फानन में दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी जो हैं वो क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाने की बात करती हैं। साथ ही कहती हैं कि कहीं लीकेज है तो उसको 12 घंटे में हमें दुरुस्त करना होगा। एलजी को पत्र लिखकर कहती हैं कि आप एक जांच समिति जो है उसका गठन कीजिए। तो अब दिल्ली सरकार जो है वो ऐसा दिखा रही है कि वो अब पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन अब से पहले इस तरह की कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कल सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उनसे किए थे। और कैसे आखिर दिल्ली में, राजधानी में जो टैंकर माफिया हैं वो अपने पांव पसारते जा रहे हैं। अब से पहले हम देखते थे, फिर चाहे अगर 2018 की बात की जाए, 2019 की बात करें, 2021 की बात की जाए, दिल्ली का जो पानी का संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में राजधानी वाले जो हैं, दिल्ली वाले जो हैं, उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ एक बार फिर से जो भीषण गर्मी है वो शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जो पानी है उसकी कमी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिससे पानी का उत्पादन भी होता है, और इन 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से अगर हम बात करें 7 में से 6 ऐसे हैं जिसमें से जो उत्पादन है पानी का वो अब कम हो रहा है। यानी अब आने वाले जो 2 दिन हैं, आज और कल की अगर बात की जाए, तो इसमें खतरा या संकट जो है वो और भी ज़्यादा गहरा जाएगा। खासतौर से करोलबाग की बात की जाए, बलजीत नगर की बात की जाए, गीता कॉलोनी की आपने भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, और इसके साथ साथ संगम विहार की हम बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग जो हैं वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे में जो दिल्ली की जल मंत्री हैं वो दिल्ली जल बोर्ड पे आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है टैंकर माफियाओं के साथ। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि आखिर क्यों जो टैंकर माफिया उन पर एक्शन नहीं लिया गया, तो ठीकरा फोड़ दिया जाता है दिल्ली जल बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं उन पर, और खुद ये ठीकरा दिल्ली के जल मंत्री फोड़ती हैं। फिलहाल हमारे पीछे भी आप तस्वीरों में शायद आपको नजर आ रहा होगा कैसे जो टैंकर हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि जो जल संकट है वो कितना गहरा है। लगातार मेरे पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के पास से जो टैंकर हैं वो भर भर के जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन बावजूद इसके पानी की कमी पूरी नहीं हो रही है। और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात और कही कि आखिर जो टैंकर माफियाओं को आपने इतना बढ़ा दिया है, टैंकर के जरिए आप पानी पहुँचा रहे हैं, पाइपलाइन के जरिए पानी क्यों नहीं दिया जाता है? जब पाइपलाइन है हमारे पास तो उसके जरिए भी आप जो पानी है वो पहुँचा सकते हैं। लेकिन इन सवालों के जो जवाब हैं माना जा रहा है कि आज जब दिल्ली सरकार है वो देगी, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी मुकुल, पीछे की तस्वीर तो हम आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हर साल इस तरह की परेशानी सामने आती है, लेकिन जब पता है सरकार को कि अब ये समस्या आने वाली है तो उस समस्या से निपटने के लिए पहले से ही आखिर तैयारी क्यों नहीं की जाती? जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही उठता है कि हर साल की इस तरह की परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके जब सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाता है तब आपको याद आता है कि हमें क्विक रिस्पांस जो टीम है उसका गठन करना चाहिए। कहीं लीकेज हो रही तो अब हम लीकेज पे ध्यान दे रहे हैं। अक्सर हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं कि कई जगह जो पाइपलाइन है उस लीकेज लगातार होती रहती है, पानी जो है वो बहता रहता है और उसको कहीं से भी कोशिश नहीं की जाती कि उसको बचाया जा सके। इस मामले को लेकर ना सिर्फ जो लोग हैं वो तो परेशान ही है, बल्कि आपने देखा था जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी शिकायत दी गई थी। कल पुलिस कमिश्नर को वीरेंद्र सचदेवा पहुँचे थे नवनिर्वाचित सांसद योगेंद्र के साथ, और कोशिश अब यही की जा रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली वासियों को, जिन्होंने उनको चुना था, जिन्होंने इस पद पर उन्हें बैठाया था, उनको कम से कम जवाब दे कि क्या उनको पानी भी नसीब नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना भी जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, हरियाणा की ओर से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है, और अगर इतना पानी भेजने के बाद भी दिक्कत है तो दिल्ली सरकार को अपना जल प्रबंधन देखना चाहिए, ये तो है ही, लेकिन फिर भी आखिर दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा को 1050 क्यूसेक वाटर जो है वो देना होता है, और उसके अगर हम बात करें तो कल हमने इरिगेशन मिनिस्टर के साथ जब बातचीत करी डॉक्टर अभय सिंह के साथ, तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली को 1050 क्यूसेक वाटर से ज्यादा अधिक पानी ही दिए जा रहा है। उसके बावजूद जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रबंधन नहीं हो पा रही है, टैंकर माफियाज हैं जो सक्रिय हैं दिल्ली में। शायद यही कारण है कि एक जो मैनेजमेंट होती है, एक प्रबंधन होता है जो पानी का, वो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं है। और बहुत आसान है कि अपने पड़ोसी राज्यों को जो है दोषी ठहराने में, पर हरियाणा ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से किल्लत की जो पानी ना छोड़ने की कोई ऐसी कोई
कारण ही नहीं है उनके पास। और ना ही हरियाणा सरकार ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने उनको कहा था कि हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है वो हमें आगे दे दिया जाए। पर जहां तक देखा जाए तो सिंचाई मंत्री ने कल ये भी बताया कि कोई भी पानी, कुछ भी पानी जो है हिमाचल से नहीं आ रहा है। अगर पानी हिमाचल से आता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि वो दिल्ली राजधानी है, इतनी बड़ी है और वहां पानी की किल्लत जो है और बहुत ज्यादा मुश्किल ला सकती है। पर आकांक्षा, एक संक्षिप्त में एक चीज, सुक्खू साहब ने तो 2 दिन पहले ऐलान किया था कि भाई समझौते के तहत हिमाचल को कोई दिक्कत नहीं है पानी छोड़ने में। फिर उनका ये जो ऐलान था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से जो है हरियाणा को कह दिया जाता है, पर हरियाणा में पानी आया ही नहीं है तो वो आगे कैसे दे देगा। और जो पानी बनता है उनका वो उससे ज्यादा ही दे रहे हैं। तो इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से प्रबंधन करना तो बहुत जरूरी है। जो पानी आता है कहीं पाइपलाइंस ना टूटी हुई हो, किस तरीके से किया जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब बाढ़ आती है तब भी हरियाणा के ऊपर नाम आ जाता है, हरियाणा सरकार को कह दिया जाता है कि आप ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। अब पानी नहीं है तो अब आप कह रहे हैं कि आप पानी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अपना प्रबंधन नहीं करेंगे, अगर आप अपनी चीजों को नहीं ठीक करेंगे तो जितना मर्जी पानी आ जाएगा। पानी और बिल्कुल आकांक्षा, आपने जो बात कही बहुत अहम है कि आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा ये है कि अपनी प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, जो दिल्ली सरकार को करना होगा। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया, दिल्ली सरकार अपने जवाबों को किस तरह से तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के आगे रखती है, आज ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका भी और आकांक्षा आपका भी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और साथ ही नया सवेरा में खबरों का जो ये सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जो कि कृतिका आपके साथ करेंगे साझा। बिल्कुल, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है। जहां पुलिस की तरफ से बताया गया कि आतंकियों के भद्रवाह, थाथरी और गंधोह के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से कुछ नंबरों की सूची भी जारी करके इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में जानकारी देने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो आतंकियों के छिपे होने की आशंका इस वक्त जताई गई है। हालांकि लगातार अगर देखा जाए तो तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है और साथ ही स्केच ये जारी किए गए जिससे कि जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, वो इनके बारे में जो भी उनके पास में जानकारी हो या कहीं भी अगर ये लोग नजर आते हैं तो तुरंत पुलिस को इस पर अपडेट दें। और जम्मू से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक पाठक। विवेक, जिस तरह से डोडा से ये 4 स्केच जारी किए गए हैं, एक उम्मीद की किरण ताकि इन आतंक के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में ख़ास तौर पर ये पता लग पाए और जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर इनको जानते हैं तो वो सूचना देंगे, तो कोई ऐसी घटना जिसको वो आगे अंजाम देना चाहते हैं वो रुक सकती है। जी, आपने बड़ा सही कहा। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी जो लक्ष्य है वो यही है कि जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिल के काम किया जाए, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं से आ सकती है तो वो लोकल लोग हैं। क्योंकि देखा गया है कि अगर हम डोडा की बात करें या हम
कठुआ में जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी बात करें, तो हमेशा ये टेररिस्ट की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो हमेशा लोकल लोगों से मिलती है। क्योंकि नॉर्मली ये टेररिस्ट जो हैं मेन हाईवे से या मेन रोड से नहीं जाते हैं। इनका जो रास्ता हमेशा रहता है वो हमेशा जंगलों के बीच से या कहीं ऐसे एरिया से रहता है जहाँ पे कम लोग हों। और हमेशा देखा गया है कि लोकल लोग ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं इन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होते हैं। और इसीलिए ये स्केचेस जारी किए गए हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो टेररिस्ट हैं इनको पकड़ा जा सके। और ये जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पे चल रही हैं पिछले 4 दिन से, पिछले 4 दिन में 4 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, उन पे जल्दी से जल्दी जो है एक लगाम लगाई जा सके। विवेक, अगर देखा जाए तो फिलहाल तलाशी अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है वहां पे? देखिए, तलाशी अभियान बहुत ही जोरों शोरों पे चलाया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि जम्मू साइड पे बैक टू बैक ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए हों। हमेशा जब भी सुनने में आता था तो कश्मीर वैली में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर टेररिस्ट अटैक्स ज्यादा होते थे। अगर हम पुलवामा की बात करें, शोपिया की बात करें, तो वहां का नाम अक्सर लोगों को सुनने में आता था, लेकिन कभी भी लोगों ने कठुआ का नाम या फिर डोडा का नाम या फिर कहूँ रियासी का नाम जो है नहीं सुना होगा। अगर आप देखें तो रियासी वही जिला है जहाँ पे माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जो हैं आते हैं। और अगर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो अगर ऐसी कहीं जिला में हो जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं रोज के लाखों की तादाद में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही एक जो है सोचने की बात है और बहुत ही एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक पॉइंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पॉइंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाता तो टूरिज्म के ऊपर भी जो है पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी इस पूरे मामले से हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। गर्मी और लू की वजह से उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई। गर्म हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया और मौसम विभाग ने अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई हिस्सों समेत गांगे पश्चिम, बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की चेतावनी दी है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। गांगे पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जिस तरह से हीट वेव की पूरी स्थिति है उस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। रांची से दिवाकर कुमार हैं और लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले विकास, आप ही के पास आना चाहेंगे। पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वो हीट वेव की स्थिति से जूझ रहा है, और इस लिहाज से ख़ास तौर पर अगर राज्य प्रशासन की बात की जाए और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया और राज्य प्रशासन किस तरह से स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें हम, तो मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। बात करें बुंदेलखंड की, वाराणसी की, प्रयागराज की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लगातार यहां पर हीट वेव की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजस्थान की ओर से 40 से 50 किलोमीटर की तेजी से गर्म हवाएं चलेंगी। इनसे बचने के लिए उसने प्रशासन ने कहा है कि लोग एहतियात जरूर बरतें। लगातार हमने देखा, जिस तरीके से आपने बताया, प्रयागराज हो या आगरा हो, 45 डिग्री टेम्परेचर पार कर चुका है। वहां 47 डिग्री रहा प्रयागराज में, तो आगरा में 46 डिग्री रहा है और लखनऊ में 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर तराई रीजन तक फिलहाल गर्मी से अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है यथास्थिति जारी रहेगी। हालांकि तराई रीजन पे 2 दिन के बाद बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी गर्म हवाएं चलती रहेंगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी जो इंतजाम किए हैं उनमें खास तौर से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सुचारू रूप से लोगों को मिलती
मिलती रहे। जो लोग लू के प्रकोप से, गर्मी के प्रकोप से बीमार हो रहे हैं, उनको अस्पतालों में समुचित उपचार मिल सके, इसके लिए प्रशासन ने लगातार हर जिले में जिला अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधित जिस व्यक्ति को दिक्कत आती है उसको पर्याप्त इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। दिन में काफी गर्म हवाएं चलती हैं, इन गर्म हवाओं के चलते लोग बीमार काफी ज्यादा हो रहे हैं। एहतियात बरतना जरूरी है। घर से बाहर जो लोग निकल रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निकलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो रात गर्म हो रही है, सबसे बड़ी बात है का वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। जो लोग खुले में सोते हैं, जिन लोगों के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, उनको रात की गर्मी काफी ज्यादा सता रही है। बिल्कुल, रात लगातार 28 से 32 डिग्री तक टेम्परेचर रात का भी रह रहा है। चलिए ठीक है, आपके पास में विकास वापस आएंगे। रांची से दिवाकर कुमार भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिवाकर, अगर बात करें रांची की, तो वहां पर किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और क्या उम्मीद है कि इस जो गर्मी लगातार पड़ रही है उससे राहत कब मिल सकती है? देखिए, पूरा झारखंड एक तरीके से लू के थपेड़े और गर्मी की तपश से बेचैन है, लाचार है, बेबस है। जिस तरीके का पिछले 15 दिनों से माहौल पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है, गर्मी की उमस और जो लगातार तापमान बढ़ रहा है और हीट वेव की जो स्थिति है, वो पूरी तरीके से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कल भी जो अधिकतम तापमान है वो करीब 46 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है पलामू के इलाके में। पूरा जो कोल्हान का इलाका है, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा, ये तमाम इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से गर्मी से झुलस रहे हैं और दिन में ही सड़कों पर कर्फ्यू जैसा आलम नजर आता है। साथ ही साथ अगर हम राजधानी रांची की बात करें और अगर पलामू, गढ़वा, इन तमाम जगहों पर हीट वेव की स्थिति लगातार बनी हुई है। और कल मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है वो रेड अलर्ट जारी किया है इन तमाम जिलों को लेकर कि अभी तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज करें, बेवजह वो घरों से बाहर ना निकले। तो तमाम जो हम कह सकते हैं कि गर्मी को एहतियात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि गर्मी का जो सितम इस बार झारखंड में देखने को मिल रहा है वो करीब कई दशकों बाद देखने को मिला है। तो ऐसे में लोग अलर्ट रहें और लगातार जो पेयजल है उसका सेवन करें, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलें। तो तमाम जो वो एहतियात के कदम है वो उठाएं। और मौसम विभाग ने हालांकि एक थोड़ी सी राहत भरी बात ये भी बताई है कि अगले 36 घंटे बाद झारखंड के कुछ इलाके में, जो वो मध्य पूर्व का इलाका है, दक्षिणी का इलाका है, वहां थोड़ी बूंदाबांदी। चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा। दिवाकर और विकास दोनों ही, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, और कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज अखबारों में क्या कुछ है अहम सुर्खियां। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं अपनी सहयोगी शैला निगार का। शैला, सुप्रभात आपको। आज के जो न्यूज़पेपर हैं, जो आपके सामने अखबार है, उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं? सुप्रभात आंचल और कृतिका। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है उन पर नज़र डाल लेते हैं। अधिकतर समाचार पत्रों ने कुवैत के मंगाफ शहर में जो एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार सुबह आग लगने से 42 भारतीयों की मौत हुई, इस खबर को प्रमुखता से जो है प्रकाशित किया है। आपको बता दें, यहाँ आग लगने से 42 भारतीयों की मौत हो गई और इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार मारे गए हैं। मृतकों में से अधिकांश
अधिकांश केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के भारतीय नागरिक थे। उनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच की बताई जा रही है। भारत सरकार ने तुरंत मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री को तत्काल भेजा है। तो वहीं एक और खबर जो प्रमुखता से तमाम समाचार पत्रों में छाई हुई है, जनसत्ता, ये आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाचार ने प्रकाशित किया है कि नीट में दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा हो रही है। हिंदुस्तान समाचार में प्रकाशित हुई इस खबर के मुताबिक नीट में दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा की जा रही है। एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि नीट में अनुचित साधनों के प्रयोग के 63 मामले सामने आए हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। 23 को अलग अलग अवधि के लिए परीक्षा से रोक दिया गया है और ऐसे 40 उम्मीदवारों के परिणाम जो हैं वो रोक दिए गए हैं। ये भी कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जनसत्ता की एक खबर है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। नई लोकसभा के पहले सत्र जो है वो 24 जून से होगा। इस खबर को जनसत्ता के देश पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें नई सरकार के अगले 5 साल की रूपरेखा जो है वो पेश की जा सकती है। सत्र 3 जुलाई को संपन्न होगा। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है। वहीं राष्ट्रीय सहारा की एक खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जिसमें ये लिखा है कि विदेशी ताकतें भी मोदी के विजय रथ को नहीं रोक पाईं। जी हां, ये लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा को रोकने के लिए जहां विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज ने भी इन चुनावों को प्रभावित करने में करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन फिर भी मोदी का जो विजय रथ है उसे नहीं रोक पाए। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने एक केस स्टडी जो है वो प्रकाशित की है कि आखिर दिल्ली साल दर साल इतनी गर्म क्यों होती जा रही है। मई में आई इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गर्मी बढ़ने की 60% वजह जो है वो शहरीकरण है। क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से राजधानी में काफ़ी गर्मी बढ़ रही है और अधिकतम तापमान में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो ये तमाम खबरें जो प्रमुखता से तमाम समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठ पर प्रकाशित की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए और ये सभी खबरें दर्शकों से साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाए क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये आग रिफाइनरी के लिक्विड डामर गोदाम में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और घने धुआं दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड 15 से 16 जून तक एक शांति शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। उसका उद्देश्य यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाना, जिसमें यूक्रेन से रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी शामिल है। फ्लोरिडा में तूफान के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके बाद ब्रोवार्ड और मियामी-डेड काउंटी में सड़कें और घर जलमग्न हो गए। बोवार्ड काउंटी में साउथ के कुछ हिस्से पूरी तरह बंद हैं। खबरें कारोबार जगत से अंदाज रहेगा फटाफट। देश में महंगाई दर गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। भारत की खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर 4.75% रह गई, जो पिछले 12 महीने में सबसे निचला स्तर है, जबकि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83% थी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2024-25 के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। मई में बिजली की मांग बढ़कर 156 बिलियन यूनिट हो जाने का अनुमान, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा। और कारोबार जगत की खबरों के बाद में अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट में। भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में बनाई जगह। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम इंडिया की जीत पर स्टेडियम के बाहर लोगों ने खूब जश्न मनाया। भारत की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के अलावा NFL के रंग में आए रंगे नजर। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद बुमराह नेशनल फुटबॉल लीग के स्टार फुटबॉलर मीका पार्सन्स के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। T20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई। वो अब 42वें स्थान के फायदे के साथ 69वें स्थान पर पहुंच गए हैं। खराब फॉर्म के बावजूद भारत के सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं। वो नंबर 1 की कुर्सी पर बने हुए हैं। भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पैर की बुधवार को सर्जरी हुई और संभावना है कि वो कम से कम 3 महीने तक प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से बाहर रहेंगे। 5 साल पहले 2019 में भी उनके पैर की सर्जरी हुई थी। राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज पेरिस ओलंपिक में स्पेन के लिए युगल मुकाबले खेलेंगे। जानकारी स्पेन की टेनिस महासंघ ने दी। अल्काराज ने रविवार को फ्रेंच ओपन जीता था। और चलिए अब खेल जगत के बाद अब बात करते हैं ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। पश्मीना रोशन की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड का ट्रेलर हुआ रिलीज। ये फिल्म 2003 में आई शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म इश्क विश्क का दूसरा वर्जन है। टीवीएफ ने एक नए शो सिस्टरहुड की घोषणा की है। सिस्टरहुड की कहानी 1 सदी पुरानी ऑल गर्ल्स स्कूल पर आधारित है। शो में स्कूल बच्चे और टीचर की दिलचस्प कहानी दिखाई जाएगी। कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 20 जून से हुआ रिलीज। साथ ही इमोशनल ट्रेलर नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलीज किया गया। मिर्जापुर 3 सीरीज का प्रीमियर डेट सामने आ चुकी है। 10 एपिसोड की सीरीज का प्रीमियर 5 जुलाई को होने जा रहा है। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को होगी रिलीज। ये बायोपिक ड्रामा फिल्म है। यह बायोपिक ड्रामा फिल्म जो है वो भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की कहानी को बयां करती है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था का ट्रेलर रिलीज। वहीं फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और आइए अब देखते हैं कि क्या है मौसम का मिजाज आपके शहर में।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते कुछ खास तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, एफिल टावर पर प्रदर्शित किए गए ओलंपिक रिंग्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस बार ओलंपिक गेम्स पेरिस में जुलाई में होने वाले हैं आयोजित। इन तस्वीरों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले